Jai Hind friends, welcome you all to Sleepy Classes. I welcome you to the video for Premix of International Relations. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे सवाल जो कि हमारी टेस्ट सीरीज में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लगेंगे एंड ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी भी लगेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की चर्चा। तो पहले आप क्वेश्चंस को एक बार नजर मार लेते हैं। आप इन द मीन टाइम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप अपने कॉपी में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन है वो बात करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो इंडिया हैज नॉट साइंड द सीटीबीटी और द एनपीटी, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इंडिया हैज साइंड द रिसेंटली इन्फोर्स्ड ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरा, इंडिया अपोजेस द प्रपोज्ड एफएमसीटी यानी कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। एंड चौथा, इंडिया हैज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज अंडर इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आपने क्या पता लगाना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स। तो अगला क्वेश्चन ओपेक की बात कर रहा है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने पता क्या लगाना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 13 ऑयल रिच कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ओनली। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि दिस चार्जेस एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड एज एशियन प्रीमियम व्हाइल सेलिंग ऑयल टू द एशियन कंट्रीज। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। क्वेश्चन को देख लीजिए, अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। तो एससीओ को लेके क्वेश्चन, एससीओ को लेके हम बहुत बार बात करते रहते हैं। एससीओ को लेके क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ चुका है। अभी रिसेंटली 2022 के एग्जाम में जो आपने पिछले संडे दिया उसमें भी क्वेश्चन एससीओ से रिलेटेड आया था। पता क्या लगाना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। ओके, then what is Kashag recently seen in news in international context? तो क्या is this the name of a new Taliban government in Afghanistan, or B it is the Central Tibetan Administration's highest executive office, or C it is an ethnic minority group in the Xinjiang region of China, or D none of the above. All right, the fifth question says Tigray region recently seen in news falls in which of the following countries? Again, it's a very easy question. Does it fall in Azerbaijan? Does it fall in Ethiopia? Or does it fall in Armenia? Or does it fall in Syria? Now, ये क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर अब तक आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, आपने नोट डाउन कर लिए हैं अपने आपको क्या सही ऑप्शंस लग रहे हैं। तो चलो एक बार फिर से बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहां पे हमने पता लगाना है करेक्ट स्टेटमेंट का। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ ऑप्शन पे जाइए। पहले एक बार फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। हमको नहीं पता सीटीबीटी क्या है, हमको नहीं पता एनपीटी क्या है, मुझे नहीं पता एफएमसीटी क्या है, कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं। हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? इंडिया हैज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम कहते हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। अब भैया हम रहते हैं एक न्यूक्लियर नेबरहुड में जहां पे एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो अगर उनके पास इस तरह के टॉयज हैं, इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हमको भी चाहिए। ठीक है, आमतौर पे आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स को टॉयज ऑफ पीस कहा जाता है, वेपन्स ऑफ पीस कहा जाता है, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बट वेपन्स ऑफ पीस कहा जाता है। अब अगर उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमारी सिक्योरिटी खतरे में है। हमको अपनी डेटरेंस बढ़ाने के लिए, रिटालिएशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। और ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत साल पहले कही थी कि भाई हमको पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और कभी भी इस हथियार को हम पहले यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पर कोई यूज करेगा तो डेफिनेटली उसको हम मुंह तोड़ के जवाब जरूर देंगे, लेकिन पहले हम यूज नहीं करेंगे। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। तो अब यहां पे आपका ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास बचा कौन सा? बी और डी बचा। तो आपको यह पता लगाना है कि ऑप्शन 1 करेक्ट है कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब अगर आपको पता है एनपीटी के बारे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आया था एनपीटी से रिलेटेड 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। बहुत बार बात की जाती है कि चाइना इंडिया को एंट्री नहीं देता न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, एनएसजी में। चाइना का क्या कहना है कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है एनपीटी का। तो आपको नहीं पता सीटीबीटी के बारे, आपको यह तो पता ना कि इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। तो अब यहां पर ऑप्शन क्या सही बन रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछी जा रही है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट बन जाता है। चलिए, बी इज द करेक्ट आपका आंसर है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। इंडिया हैज नॉट साइंड द रिसेंटली इन्फोर्स्ड ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन इंडिया सपोर्ट करता है जो प्रपोज्ड एफएमसीटी है, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। करेंगे इसके बारे में बात, एफएमसीटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सीटीबीटी क्या कहता है? सीटीबीटी कहता है, सीटीबीटी प्रोहिबिट करता है एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहीं पे भी दुनिया में। ये ट्रीटी को कब ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए? सितंबर 1996 में। और ये 185 नेशंस के द्वारा साइन करा गया है, लेकिन रैटिफाई 172 कंट्रीज के द्वारा किया गया है। अमेरिका इज अ सिग्नेटरी टू सीटीबीटी, बट अमेरिका ने रैटिफाई नहीं करा सीटीबीटी को। ठीक है, अब ये ट्रीटी तब तक ऑर्डर में नहीं आ सकती जब तक ये 44 स्पेसिफिक नेशंस के द्वारा रैटिफाई नहीं की जा सकती, जिसमें से 8 जो देश हैं वो कौन से हैं? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और अमेरिका। तो इंडिया का कहना है कि तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी वाली बात यहां पे हो रही है, जब अमेरिका खुद एक सिग्नेटरी होने के बाद अमेरिका ने रैटिफाई नहीं करा इसके कन्वेंशन को, और जबकि
अमेरिका के पास इतना सारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है तो क्यों बाकी देशों को मजबूर किया जा रहा है? हालांकि इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस, वी आर द लैंड ऑफ गांधी, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी ऑल स्टैंड फॉर पीस, वी स्टैंड फॉर डिसआर्मामेंट। हमने बहुत सारे फोरम्स में डिसआर्मामेंट के बारे बातें करी हैं, वी आर प्रो डिसआर्मामेंट। लेकिन ये तौर तरीके सही नहीं है जहां पे जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो क्यों नहीं इस बात को एलिमिनेट करते हैं? व्हाई आरंट दे विलिंग टू एलिमिनेट ऑल द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स व्हिच दे हैव? In fact, still till date, Russia and America have the maximum number of nuclear stockpiles. नाउ एनपीटी की बात करें तो एनपीटी एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसको ओपन कब किया गया था सिग्नेचर के लिए? 1968 में। ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स 1970 में। ये जो ट्रीटी है, ये यहाँ पे दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात तो कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। दूसरी बात, अब न्यूक्लियर एनर्जी के दो यूजेस होते हैं, दो पर्पसेज होते हैं। एक आपका सिविलियन पर्पस है, एक आपका मिलिट्री पर्पस है। तो सिविलियन पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है, पीसफुल पर्पसेज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, बिजली की जनरेशन अगर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात। और तीसरी बात, टू फर्दर गोल द ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो ये तीन बातें यहां पे है। अब ये जो ट्रीटी है रिप्रेजेंट्स द ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट इन अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट बाय द एनडब्ल्यूएस यानी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब यहां पे और एक्सप्लेनेशन में बात करें तो दोस्तों यहां पे जो मेन कंट्रीज हैं हु आर आउटसाइड द एनपीटी वो कौन सी हैं? इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ सुडान, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया ने एक्सीड किया था इस कन्वेंशन को 1985 में, लेकिन नॉर्थ कोरिया नेवर केम इनटू कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनपीटी और नॉर्थ कोरिया ने अपना विड्रॉल एनपीटी से अनाउंस किया था 2003 में। अब एनपीटी के चलते ये ट्रीटी डिफाइन करती है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से हैं जिन्होंने टेस्ट किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बिफोर 1 जनवरी 1967। तो ऐसे 5 देश हैं, इनको हम P5 भी कहते हैं। एक तो अमेरिका ने बॉम्ब किया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है 1945। रशिया 1949 में, यूके के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 1952 में आ जाती है, फ्रांस के पास 1960 और चाइना के पास 1964 में। हम हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं डिसआर्मामेंट के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स के लिए, राइट। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि जो भी ट्रीटीज हैं जहाँ पे बात करी जा रही है कि डिसआर्मामेंट की बात करी जा रही है, नॉन प्रोलिफरेशन की बात करी जा रही है, वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने देशों में न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स इकट्ठे करते रहे, एलिमिनेट ना करें और अननेसेसरली बाकी कंट्रीज को प्रेशराइज करें कि आप अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दीजिए। वो बात सही नहीं है, बिकॉज वी मेड इट वेरी क्लियर दैट हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है दैट वी लिविंग इन अ न्यूक्लियर नेबरहुड, सो वी हैव टू बी न्यूक्लियर आर्म्ड, राइट। इनफैक्ट हमने बहुत साल पहले एक प्रपोज किया था कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल फॉर द कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। एक यूएनजीए में स्पेशल सेशन हुआ था 1988 में, तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और दिस केम टू बी नोन एज द राजीव गांधी एक्शन प्लान। तो सीटीबीटी की बात करें, हमने सीटीबीटी साइन नहीं करा है, ठीक है, लेकिन स्टिल वी हैव ऑब्जर्व्ड अ वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम सिंस मई 1998, ठीक है, पोखरण 2 के बाद। उसके बाद अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो देखिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो हमारी है कि भाई हम पहले यूज नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात हो रही है कि भाई अगर हमको कोई अटैक करेगा तो फिर हमको जवाब देना पड़ेगा, रिटालिएट करना पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं फिर, ठीक है। और उसके बाद हमारी डॉक्ट्रिन के चलते, एनएफयू के चलते, हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगे अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। और अगर हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किसी भी किस्म का केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक किया जाता है तो हम अपना ऑप्शन ओपन रखेंगे टू रिटालिएट बैक विद द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एफएमसीटी के बारे। तो इंडिया इज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ द, अब नाउ इंडिया बिलीव्स के जो एफएमसीटी है दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। एफएमसीटी जो है यानी कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, दिस इज अ प्रपोज्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट व्हिच विल प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ दो मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि आपका हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और दूसरा आपका प्लूटोनियम। और रिसेंटली यूएनजी के सेशन पे इंडिया ने 2 रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया था। एक था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर एंड अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। चलिए सो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओपेक की बात कर रहा है तो बहुत बार न्यूज़ में भी ओपेक के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की यहाँ पे बात करी जा रही है। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पे पता लगानी है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओनली बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली, मोस्टली, ऑल, इस तरह के वर्ड्स 10 में से 8 या 9 बार हमेशा गलत ही होते हैं, है ना। कभी कभी सही भी हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट में एक डाउट आ रहा है कि क्या सिर्फ ये जो 13 ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात हो रही है तो ऑयल रिच कंट्रीज ही होंगी, है ना। तो यहाँ पे जो 13 ऑयल रिच कंट्रीज हैं क्या वो सिर्फ वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है ना।
तो अब ये एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरी बात यहाँ पे बात करें एशियन प्रीमियम के बारे, तो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट पता लगाना है। तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट बनेगा वो A1 ओनली बनेगा। आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब ओपेक्स में नेशंस आती हैं वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और इवन साउथ अमेरिका से, वेनेजुएला भी आ जाता है। अब जो ओपेक है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ओरिजिनली जब स्थापित करा गया था, ये बगदाद कॉन्फ्रेंस सितंबर 1960 में स्थापित करा गया था, तो इसके जो ओरिजिनल जो फाउंडर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला थे। ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो दोस्तों ये आपके सामने 13 ओपेक कंट्रीज हैं। वेनेजुएला, इक्वेटोरियल गिनी, अंजोला, गिबॉन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लिबिया, इराक, सऊदी, ईरान, कुवैत, यूएई, ये सब कंट्रीज आपके सामने आ गई। 13 कंट्रीज हैं। चलिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपेक प्लस की जहां पे बात आती तो वहां पे भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती लेकिन वो ओपेक का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब रशिया है, रशिया अब देखिए, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते कितनी बार ये बात हमने न्यूज में भी पढ़ी है कि रशिया डिस्काउंट पे, ठीक है, रशिया डिस्काउंट में ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया को और बहुत सारे देशों को। तो हमको ये भी पता है कि रशिया में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, रशिया, ये सब देश जो है ये नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ओपेक प्लस में यहां पे एक बात हमको समझने वाली है, ओपेक प्लस में ओपेक देश भी आ जाते हैं जो 13 ओपेक देश है और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी आ जाती हैं। चलिए अब हम बहुत सारा तेल आपको पता है इंपोर्ट करते हैं, गल्फ रीजन से बहुत ज्यादा हम तेल इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, 78% ऑफ क्रूड ऑयल, 59% ऑफ एलपीजी एंड नियरली 38% ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। और ये डिमांड कहां से पूरी होती है? ओपेक से पूरी होती है। ठीक है, अब एशियन प्रीमियम की यहां पे बात सेकंड स्टेटमेंट में करी गई थी। एशियन प्रीमियम क्या है? एक एक्स्ट्रा चार्ज है विच इज कलेक्टेड बाय द ओपेक कंट्रीज, जो भी तेल वो एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया इस बात को लेकर काफी खफा है। इंडिया हैज बीन वॉइसिंग इट्स डिसेंट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ एशियन प्रीमियम। और एशियन प्रीमियम का जो ओरिजिन है वो लेट 1980s में आता है, जब सऊदी अरेबिया ने, जो कि डी फैक्टो ओपेक के लीडर हैं, उन्होंने एक मार्कर बेस्ड प्राइस सिस्टम फॉर दी ऑयल एक्सपोर्ट डिसाइड किया था। अब इस मार्कर बेस्ड प्राइस सिस्टम में सुना होगा आपने न्यूज में बहुत बारी, WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये अमेरिका के लिए है, ब्रेंट फॉर यूरोप एंड दुबई ओमान फॉर एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एससीओ एक परमानेंटल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल, तो एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस वाज फाउंडेड इन शंघाई इन 2001। इसका जो प्रीकर्सर था वो शंघाई 5 था। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस करे जाते हैं। टेररिज्म हो, एथनिक सेपरेटिज्म हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, ये इसके मेन फोकस है। और रशियन और मैंडरिन यानी कि जो चाइना में जो भाषा बोली जाती है वो प्रेजेंटली ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेजेस हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत न्यूज में था पिछले साल 2021 में, खास करके पोस्ट द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, जब हम फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे कि कैसे हम अफगानिस्तान में अपनी एंगेजमेंट बना सकते हैं, तो हमने ये बात भी डिस्कस करी थी। बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आए थे कि कैसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने रिलेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज का और ज्यादा बना सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एससीओ इज डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया, ऑल्दो वी हैव गुड रिलेशन with Russia, but nevertheless China has been very reluctant, has been very hesitant for having Indian opportunity to have any kind of a say or presence in Afghanistan. ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान इज पॉपुलरली नोन एज शंघाई 5, यानी कि जो प्रीडेसेसर था एससीओ का। ठीक है, ये पोस्ट सोवियत एरा 1996 में इकट्ठे होते हैं। ये रीजनल सिक्योरिटी एक अलायंस बनाते हैं, यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस बनता है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का। इसकी मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में भी एससीओ के मेंबर बनते हैं। आज के टाइम पे लेटेस्ट जो एंट्रेंट है ना दोस्तों, 2021 में ईरान को लेटेस्ट एंट्री मिली है एज अ मेंबर टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो ईरान था वो ऑब्जर्वर था टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के टाइम पे 9 मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। चलिए, तो ये मैप आ गया एससीओ का। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे बात करी जा रही है कैशाक की। अब ये आपको हो सकता है इजी ना लगे, बिकॉज अगर आपने इसके बारे में नहीं कहीं पढ़ा, नहीं कहीं सुना, तो आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहां पे जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही बनता है। दिस इज द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कैशाग यानी कि इसको कैबिनेट कहा जाता है तिब्बतन भाषा में। दिस इज द सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस, और इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। इसको हेड किया जाता है जो पॉलिटिकल लीडर है, उसका नाम क्या यहाँ पे होता है, सिक्योंग। जो पोजीशन है पॉलिटिकल लीडर की, उस पोजीशन का नाम हम सिक्योंग कहते हैं, जिसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द एग्जाइल्ड तिब्बतन पॉपुलेशन। और आपको ये भी पता है कि जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, धर्मशाला में है ना। ओवर 1.3 लाख टिबेटन्स आर लिविंग इन एक्साइल एंड दे आर सेटल्ड अक्रॉस इंडिया एंड डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब टू इलेक्ट देयर पार्लियामेंट इन एक्साइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन। तो ये अच्छा, अगला क्वेश्चन तिग्रे रीजन के रिगार्डिंग है। तिग्रे रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में बहुत रहा था। मैंने ये क्वेश्चन डालने का एक और पर्पज भी, बिकॉज अगर आप देखें इस बार यूपीएससी में जो प्लेसेस इन न्यूज़ को लेके भी क्वेश्चंस आए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे वो, जो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो हमको थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। तिग्रे रीजन 2020 में 2021 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये कहाँ पे आता है जी, कौन सी फॉलोइंग कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सबका सही होना चाहिए, इसका आंसर है बी, इथियोपिया। आइए इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। नाउ जो तिग्रे वॉर है, दिस इज एन ऑनगोइंग सिविल वॉर जो कि नवंबर 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो तिग्रे रीजन ऑफ इथियोपिया, अभी हम आपको मैप भी दिखाएंगे तिग्रे रीजन का। जो स्ट्रक्चर है इथियोपिया के फेडरल सिस्टम का, दैट अलाउज द कंट्रीज 10 रीजन्स सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मैप देखें, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम मैप देखें, देखिए इन्वर्टेड एल शेप में आप देखिए, ये आपका तिग्रे रीजन है। अब इसके आप देखिए नेबर्स देखिए, इरिट्रिया, सुदान। तो जब तिग्रे रीजन में जब वायलेंस चल रहा था, जब सिविल वॉर चल रहा था, तो इसका जो खतरा था इरिट्रिया में भी था, सुदान में भी था, द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ द सिविल वॉर हैपनिंग इन इथियोपिया, राइट। अब यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो इरिट्रिया वाज द हार्डेस्ट हिट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू तिग्रे। और अमेरिका और चाइना के भी बहुत स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसेस हैं। क्वेश्चन आया था ना मिलिट्री बेसेस का, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था कि छाट का जो मिलिट्री बेस है क्या वो चाइना में है कि नहीं है ना। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि चाइना का जो बेस है वो कहाँ पे है, जिबूती में है, ठीक है, छाट में नहीं है, ठीक है। अमेरिका और चाइना के इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसेस भी हैं, क्लोजेस्ट बीइंग द जिबूती, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तिग्रे रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का ये मैप यहाँ पे आ जाता है। तो ये एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल शेप्ड है, तो आप इसको मैप को भी देख सकते हैं। मोर फैक्ट्स। अब देखिए ये जो लड़ाई थी नवंबर 2020 में, दैट ब्रोक डाउन बिटवीन द इथियोपियन गवर्नमेंट एंड द रिबेल तिग्रे फोर्सेस। अब इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद, जो कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही हैड ऑर्डर्ड अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट जो रिबेल फोर्सेस थे इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ तिग्रे, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉर्दर्न रीजन ऑफ तिग्रे, यहाँ पे ज्यादा हमको वायलेंस देखने को मिला था, ठीक है। अभी जो कंफ्लिक्ट था, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ मंथ्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद की जो सरकार थी और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे तिग्रे के, ठीक है जी। जो रिबेल्स थे, दे वर अपोजिंग द रिफॉर्म्स व्हिच वर परस्यूड बाय द अबिस फेडरल गवर्नमेंट। उनको लग रहा था जो तिग्रे रीजन की जो ऑटोनॉमी है वो और डाइल्यूट हो जाएगी अगर प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद के जो फेडरल रिफॉर्म्स है, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म है, अगर वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम तिग्रे रीजन की बात करें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल आउटफिट की बात करनी भी जरूरी है, वो है TPLF यानी कि तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ये एक लेफ्ट विंग एथनिक नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप है। ये एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है। 2018 तक यानी कि 1989 से लेकर 2018 तक दिस वाज लीडिंग अ पॉलिटिकल कोलिशन कॉल्ड द इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, EDR, ठीक है। ये एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर्मर रूलिंग पार्टी ऑफ इथियोपिया है, और इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डेजिग्नेट किया गया बाय द न्यूली इलेक्टेड इथियोपियन गवर्नमेंट, जो कि 2018 में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे अबी अहमद। चलिए सो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस कुछ एक आधा क्वेश्चन आपको, 1-2 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी लगे होंगे, कुछ मॉडरेट भी लगे होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी लगे होंगे। सो दोस्तों ऐसे ही हम बैलेंस बनाए रखेंगे, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट। सो दोस्तों बाकी हम मिलेंगे बहुत जल्द हमारे अगले प्रीमिक्स सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों और अपडेट्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद।